की वीडियो में हम देखेंगे रेस्ट एपीआई क्या होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था नोड जेएसएस के यूजेस में एक अपना बहुत ही कॉमन यूज था रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट। सो रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट क्या होता है उससे पहले अपन थोड़ा सा पहले बेसिक एपीआई के बारे में जानते हैं। सो एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मीन्स एक ऐसा प्रोग्रामिंग का इंटरफेस जिसके थ्रू अपन मल्टीपल सॉफ्टवेयर को या फिर मल्टीपल प्लेटफॉर्म को अपन कनेक्ट कर सकते हैं। सो एपीआई के थ्रू क्या कर सकते हैं और हम मतलब कैसे हम दो सॉफ्टवेयर को या दो सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। मीन्स हम दो सिस्टम के बीच में डेटा का फ्लो या डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये एक मेरा रेस्ट एपीआई का यूआरएल है, एक की जस्ट फैक एपीआई है। सो जैसे मैं इस एपीआई को या इस यूआरएल को हिट करता हूँ तो मेरे को कुछ डेटा दिखता है। सो यहाँ पे मेरे को यूजर के कुछ डेटा दिख रहे हैं जिसमें मल्टीपल यूजर्स के डेटा है। सो ये एक मेरा नोड एक यूजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा मेरा ये जो नोड है वो एक अगेन दूसरी यूजर को रिप्रेजेंट करता है। अब लेट्स सपोज एक मेरी ऐसी एप्लीकेशन है जो कि वेबसाइट में भी चलती है एंड मेरी एंड्रॉयड एंड आईफोन डिवाइस में भी चलती है। सो होता क्या है कि कोई एक ऐसा पेज है वेब के अंदर या फिर उसी ही की एप्लीकेशन के अंदर जहाँ पे मैं यूजर की लिस्टिंग दिखा रहा हूँ। तो आइडियली होना ये चाहिए कि तीनों सिस्टम जो मेरा वेब है, मेरा एंड्रॉयड है, मेरा आईफोन है, तीनों के अंदर सेम डेटा दिखना चाहिए एक एप्लीकेशन के अंदर, राइट। सो तीनों के अंदर डेटा कहाँ से आएगा, आइडियली ये कहीं ना कहीं सेव होगा, जो कि हम बोल सकते हैं कि डेटाबेस के अंदर सेव है, राइट। सो हमें तीनों प्लेटफॉर्म के अंदर सेम डेटा दिखाना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक ऐसा इंटरफेस तैयार कर सकते हैं जो कि तीनों प्लेटफॉर्म को सेम डेटा दे, राइट। सो उसी ही इंटरफेस को बोलते हैं एपीआई, जो कि मोस्टली एचटीटीपी के ऊपर बनता है। वैसे और भी वेज है बट मोस्ट कॉमन जो है अपना एक एचटीटीपी करके है। सो ये यूआरएल क्या होता है, वेब के अंदर भी कंज्यूम होता है। मीन्स वेब डेवलपर जो होते हैं वो इस यूआरएल को हिट करके सारा ये डेटा जेसन डेटा लेके आते हैं एंड अपने वेब एप्लीकेशन के अंदर दिखा सकते हैं। सेम मेरा एंड्रॉयड डेवलपर है और मेरा आईफोन डेवलपर है, वो भी इसी यूआरएल को हिट करके सेम डेटा अपनी साइड में कंज्यूम कर सकते हैं। मीन्स इस यूआरएल की हेल्प से डाउनलोड कर सकते हैं एंड दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे को मल्टीपल जो यहाँ पे मेरी सॉफ्टवेयर थे या फिर मैं बोल सकूँ जो मेरे एंड पॉइंट थे, जो वेब था, एंड्रॉयड था या आईफोन था, इनके बीच में मैं डेटा फ्लो कर सकता हूँ। सो ये तो एक सिंपल मेथड था कि जहाँ पे डेटा को रिट्रीव किया जाता है, बट एक ऐसा भी केस हो सकता है जहाँ पे मेरे को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर डेटा भेजना भी पड़ सकता है। सो डिफरेंट डिफरेंट एपीआईज के मेथड होते हैं, वो अपन आगे देखेंगे। सो ये तो बेसिक एक एपीआई के बारे में हो गया। सो अब अपन देखते हैं कि रेस्ट एपीआई क्या होता है। सो रेस्ट का फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेशनल, दैट इज आर ई, देन स्टेट, तीसरा ट्रांसफर। मीन्स रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है कि ये जो एपीआई जो अपन रेस्ट टाइप की बनाने जाते हैं, ये क्या रहती है एक्चुअली स्टेट लेस एपीआईज रहती है। मीन्स जो एक एपीआई की रिक्वेस्ट क्रिएट की जाती है उसके अंदर इतनी इनफ डिटेल होती है, इनफ डेटा होता है कि उसको प्रोसेस किया जा सके। यानी कि अगर मैं दो एपीआई लेता हूँ तो वो ऐसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होती है, पूरी इंडिपेंडेंटली एपीआई को अपन हिट कर सकते हैं। तो इस वाले आर्किटेक्चर को बोलते हैं रेस्ट एपीआई। उसके अलावा भी कुछ आर्किटेक्चर है जैसे कि सॉप एपीआई करके है, ग्राफक्यूल एपीआई करके है। सॉप एपीआई भी काफ़ी पुराना हो गया, वो इतना यूजफुल मतलब इतना यूजेस नहीं होते हैं उनके, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ही बैंडविड्थ की ज़रूरत रहती है। बट रेस्ट होती है वो बहुत ही कम बैंडविड्थ में अपना चल जाता है। न्यूली जो ट्रेंड में है अभी ग्राफक्यूएल करके भी है, अब वो भी काफ़ी चलता है। बट इस वीडियोस के अंदर अपन रेस्ट एपीआई के बारे में देखेंगे, राइट। सो रेस्ट एपीआई अगेन उसको एक प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। पूरा एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है जिसके थ्रू कुछ चीज़ें प्री डिफाइंड है, उसके थ्रू ही आपको काम करना रहता है। आप ओपन तो कैसे भी कर सकते हो, बट आप अगर उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हो तो क्या रहता है कि पूरी दुनिया भी उस प्रोटोकॉल को फॉलो करती है एंड उसकी वजह से क्या होती है, यूनिफॉर्मनेस आती है, राइट। एंड वो बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही नेमिंग कन्वेंशन वाइज भी है। जैसे कि इस प्रोटोकॉल के अंदर सबसे पहले क्या आता है कि जो आपकी एपीआईज होते हैं उनके रिक्वेस्ट मेथड्स रहते हैं। यानी कि आपको जो एपीआई बनाएगी वो किस किस तरीके से आप एपीआईज को कंज्यूम करने वाले हो, राइट। सो एक जो मैंने यहाँ पे भी एग्जांपल देखा है जो कि मेरा गेट मेथड है।
ब्राउज़र के अंदर हमेशा गेट मेथड ही चलता है, दूसरे आपको मेथड चलाने के लिए वैसे आप कर सकते हो बट ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड वे नहीं है। बट आप ब्राउज़र के यूआरएल की हेल्प से सिर्फ़ गेट मेथड को हिट कर सकते हो। तो यहाँ से अपन को डेटा मिल रहा है, तो ये गेट मेथड है, राइट? सेम तरीके से अगर मेरे को कोई भी एक एपीआई के थ्रू डेटा भेजना है, राइट? जैसे कि मान लो कि मैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, मैं एक यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ, राइट? या फिर मैं साइन अप क्रिएट कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उस यूज़र का जो डेटा होता है, वो डेटाबेस के अंदर सेव रहता है। अब एंड्रॉइड एप्लीकेशन हुई या फिर मेरी आईफ़ोन एप्लीकेशन, वो क्लाइंट साइड रहती है, बट डेटा एक्चुअली सर्वर साइड रहता है, जहाँ पे यूज़र की डिटेल्स सेव रहती है। तो जो क्लाइंट साइड से सर्वर साइड, ये 2 अलग-अलग सॉफ्टवेयर हो गए, वहाँ पे अपन को जो डेटा भेजना है, तो अपन यहाँ पे एपीआई, मतलब एपीआई दोनों को कनेक्ट करेगी एंड जो डेटा भेजा जाएगा, राइट? सो उस केस में अपना यहाँ पे मेथड लगेगा पोस्ट मेथड। तीसरा जो मेरा मेथड आता है वो पुट मेथड रहता है। ये ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर ही है, बट जैसे मैंने बोला था कि नेमिंग कन्वेंशन वाइज जाते हैं कि जब भी आपको कुछ क्रिएट करना होता है, राइट, डेटाबेस के अंदर, तो उस केस में पोस्ट मेथड यूज किया जाता है। बट अगर आपको कुछ डेटा अपडेट करना है डेटाबेस के अंदर, तो उस केस में हम पुट मेथड यूज कर सकते हैं। अगर आप पुट की जगह पोस्ट भी करोगे तो आपका वर्क कर जाएगा, बट कई बार क्या होता है कि आपको जैसे प्रोटोकॉल्स है, तो उसमें ऐसा क्या था कि आपको नेमिंग देखते ही आइडिया आ जाना चाहिए कि ये एपीआई एक्चुअली किस पर्पज के लिए बनी हुई है। तो जब भी आपका अगर एपीआई का मेथड पुट है, मीन्स ये इंडिकेट करता है कि आपके यहाँ पे कुछ अपडेट ऑपरेशन होने वाला है। एंड जब भी आपका अगर कोई पोस्ट मेथड है, तो वहाँ पे कुछ आप क्रिएट करने वाले हो या फिर कुछ सेव करने वाले हो या फिर कुछ आप सिंपल डेटा भेजने वाले हो, राइट? तो वहाँ पे पोस्ट मेथड होता है। इसी तरीके से जब आपको कुछ डेटाबेस में से कुछ भी डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वहाँ पे डिलीट मेथड यूज किया जाता है। एंड मेरा जो लास्ट कॉमन एक और जो मेथड रहता है वो पैच मेथड रहता है। ये सेम एज पुट मेथड ही है, डेटा को अपडेट करने के लिए यूज किया जाता है, बट पुट मेथड तब यूज किया जाता है जब मेरा बहुत ही हैवी डेटा, हैवी डेटा मीन्स बहुत ही बल्क डेटा हो, उस केस में पुट मेथड यूज किया जाता है। बट आपके सिंपल डेटाबेस के अंदर कुछ माइनर सा डेटा अपडेट करना है, 1 या 2 फील्ड अपडेट करने हैं, जैसे कि कोई एक यूजर है जो कि एक्टिव था, उसको इनएक्टिव करना है, राइट? तो ये बहुत ही छोटा सा ऑपरेशन हुआ, उस केस में पैच मेथड यूज करते हैं। तो इसको देख के आइडिया जाता है कि पैच मेथड अगर किसी एपीआई पे लगा हुआ है, दैट मीन्स अभी बहुत ही माइनर सा अपडेट ऑपरेशन होने वाला है। सो ये कुछ प्री डिफाइंड रिक्वेस्ट मेथड थे जो कि रेस्ट एपीआई के अंदर रहते हैं। दूसरे इसमें कुछ कॉमन रेस्पॉन्स स्टेटस कोड भी रहते हैं यहाँ पे। जब भी आपकी कोई एक एपीआई ऑपरेशन परफॉर्म करती है, जैसे कि यहाँ पे अपनी एक एपीआई थी, ये क्या कर रहा है, सिंपल डेटा लेके आ रहा है, राइट? तो ये जो रेस्पॉन्स यहाँ पे आया है, ये रेस्पॉन्स का कोड क्या है। कई बार रेस्पॉन्स को स्टेटस कोड के बेसिस के ऊपर भी देखा जाता है। तो ये वाला जो सिंपल है मेरा, यहाँ पे 200 स्टेटस कोड रहता है। जब ये सिंपल एक रेस्पॉन्स आता है, मतलब एक मेरा सक्सेस केस बन जाता है, उस केस में 200 आता है। सो ये प्री डिफाइंड स्टेटस कोड है। दूसरा एक मेरा स्टेटस कोड आता है 201। ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, डिफरेंस ओनली तब यही है कि जब मेरा कुछ सक्सेसफुल होता है तो 200 आता है, बट जब मेरा एक सक्सेसफुल के साथ में मान लो कि डेटाबेस के अंदर कुछ एक नया यूजर या कुछ भी एक नई रो ऐड होती है, दैट मीन्स वहाँ पे कुछ क्रिएट होता है। सो 201 का मतलब है क्रिएट, 200 का मतलब है मेरा यहाँ पे सक्सेस। तीसरा एक मेरा जो कॉमन स्टेटस कोड यूज जो आता है वो है मेरा 404। ये किस केस में आता है, जब भी मान लो कि आपको एक एपीआई हिट करते हैं। लेट्स सपोज ये यहाँ पे यूजर है एंड मैं यहाँ पे अगर यूजर की आईडी 1 पास कर देता हूँ, तो मेरे को ये एक यूजर की डिटेल्स लेके आता है। मीन्स ये सक्सेसफुल आ गया, यहाँ पे 200 है, बट मैं एक ऐसा यूजर ट्राई करूँ जो कि यूजर वहाँ पे एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, अपने पास में डेटा नहीं आता है, तो आइडियली जब डेटा नहीं आता है तो हम मोस्टली जगह पे उसको नॉट फाउंड ट्रीट करते हैं। तो उस केस में अपन 404 भी स्टेटस कोड यूज करते हैं, तो इसका मतलब रहता है नॉट फाउंड। उसके बाद में मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटस कोड आता है 400 पिक्चर में। ये तब यूज किया जाता है जब आपका कोई पोस्ट पुट या डिलीट ऐसे कुछ ऑपरेशन होते हैं जहाँ पे आपको डेटा सर्वर को ट्रांसफर किए जाते हैं। सो जब भी आप डेटा ट्रांसफर करते हैं एपीआई के थ्रू में, एंड वहाँ पे ये मेक श्योर करना पड़ता है कि आपका जो डेटा आ रहा है वो सर्वर में जहाँ पे एक्चुअल ऑपरेशन करने जाए, जहाँ पे बिजनेस लॉजिक लगे, उससे पहले उसको चेक किया जाता है कि ये वैलिड डेटा है कि नहीं। सो 400 केस में ना, जब वैलिडेशन परफॉर्म करने, यानी कि वैलिडेशन जब भी कई बार फेल हो जाते हैं, जैसे कि मेरे को एक यूजर नेम भेज रहा था एंड मैंने यूजर नेम ब्लैंक भेज दिया है,
तो मेरा क्या करेगा, डेटाबेस एक्चुअली उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ कि डेटाबेस में जाने से पहले वहाँ पे उसको चेक कर सकता हूँ कि यूजर नेम कहीं पे ब्लैंक तो नहीं है। अगर वो ब्लैंक है तो फिर मैं वहाँ पे बोल देता हूँ कि ये मेरी बैड रिक्वेस्ट है, उसको मैं 400 एज ए स्टेटस कोड रिप्रेजेंट करता हूँ। इनके बेनिफिट्स क्या है स्टेटस कोड के, जब भी एपीआई अपनी फ्रंट एंड के अंदर इंटीग्रेट होती है, चाहे वो वेब हो, आपका एंड्रॉइड हो, आईफोन हो, विंडोज हो, तो उसमें इस स्टेटस कोड को देख के बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं। यानी कि अगर मेरा एक जहाँ पे 200 स्टेटस कोड मिलेगा तो वहाँ पे क्या होगा, एक यूजर की लिस्टिंग के केस में सिंपली उसको क्या किया जाएगा कि लिस्टिंग को वहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा, राइट। अगर मान लो कि उसी केस में मान लो कोई भी डेटाबेस के अंदर यूजर नहीं है तो वहाँ पे आइडियली 404 रिटर्न किया जाएगा। तो वहाँ पे ये एक एक्सेप्शन केस आ जाता है कि आपके पास अभी डेटा नहीं आया है तो आपको यूजर की लिस्टिंग डिस्प्ले नहीं करनी है। आप यहाँ पे एरर मैसेज शो कर सकते हो कि नो डेटाबेस फाउंड करके, सॉरी नो यूजर फाउंड करके। एंड सेम आपका जब आप क्रिएट करने जा रहे हो डेटा कोई भी यूजर एंड आप वैलिड डेटा नहीं भेज रहे हो, दैट मीन्स आपको सर्वर से 400 स्टेटस कोड मिलेगा, तो आप उसको हैंडल कर सकते हो कि आप यूजर नेम इज रिक्वायर्ड करके वैलिडेशन दिखा सकते हो, राइट। सो ये मोस्टली बैड रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग रहती है। एक इसके अंदर एक और भी इंपॉर्टेंट आती है 409 करके, ये भी कई बार यूज होता है। ये उस केस में यूज होता है जब आपका जैसे कि आप एक यूजर क्रिएट करने जा रहे हो किसी एक ईमेल आईडी के साथ में, एंड वापस सेकंड टाइम सेम ईमेल आईडी आप यूज करते हो। उस केस में क्या होता है कि आपकी एक डेटाबेस के अंदर, एक टेबल के अंदर दो यूजर एक साथ एग्जिस्ट नहीं हो सकते सेम ईमेल आईडी के साथ में। तो इस केस में जनरली अपन एरर ये थ्रो करते हैं कि यूजर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये क्या हो जाता है कि डेटाबेस के साथ कंफ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। सो 409 का मतलब यहाँ पे यही है, कंफ्लिक्ट एक्सेप्शन करके, कि जब भी आपका कुछ भी डेटाबेस में से कंफ्लिक्ट आते हैं तो आप उसको 409 के थ्रू रिटर्न कर सकते हो, राइट। सो इसको मोस्टली कंफ्लिक्ट के साथ में शो किया जाता है। एंड इस एक और अपना जो रहता है 500 करके, जब भी डेटाबेस के साथ, सॉरी जब भी आप कोई भी डेटा भेजते हो वो सही तरीके से प्रोसेस नहीं हो पा जाते, कुछ भी इंटरनल फॉल्ट जो भी जो रहते हैं, राइट। सो उस केस में आपका 500 सर्वर एरर रिटर्न किया जाता है। एंड इसके अलावा भी बहुत और भी ऐसे है स्टेटस कोड जो यूज आते हैं, बट ये जो स्टेटस कोड मैंने भी यहाँ पे दिखा है ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली हर एप्लीकेशन के अंदर यूज किए जाते हैं, राइट। अब कई बार मैंने ऐसा भी देखा है मोस्टली डेवलपर के केस में कि वो हर एपीआई के साथ में क्या करते हैं कि 200 स्टेटस कोड ही भेजते हैं, राइट। बट जब भी उनको कुछ एक्सेप्शन फॉलो करने तो कस्टम कोड का यूज करते हैं, यानी कि यूज तो 200 करते हैं बट रेस्पॉन्स के अंदर वो कई बार जैसे कि डेटा फाउंड नहीं हो रहा है तो वो कुछ यूजर एग्जिस्ट ट्रू फॉल्स करके ऐसा कुछ फ्लैग भेज देते हैं। सो ये गलत नहीं है, बट ये एक्चुअली रेस्ट एपीआई के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग मतलब स्टैंडर्ड नहीं है। सो हमें ट्राई ये यूज़ करना है कि हम मोस्टली रेस्ट एपीआई के जो स्टैंडर्ड डिफाइन किए हुए हैं वो यूज़ करें, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल और ज़्यादा स्टैंडर्ड रहता है, राइट। सो ये बेसिक रेस्ट एपीआई का इंट्रोडक्शन था। एंड अपन अपकमिंग वीडियोस में हम क्या करेंगे कि रेस्ट एपीआई के थ्रू सारे, पहले तो अपन अपने में ये गेट पोस्ट पुट डिलीट मेथड, इसके थ्रू अपन क्या करेंगे कि एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे रेस्ट एपीआई के, एंड उसके साथ में कुछ डमी डेटा को लेके कुछ ऑपरेशंस करेंगे, राइट। सो आने वाली वीडियो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली है। सो आपको नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखनी है, एंड वहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल होने वाली है और चीज़ें बहुत अच्छे से आपको वहाँ पे क्लियर होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। एंड यस, आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, एंड आपके कमेंट्स ज़रूर देना है कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। थैंक्स।